नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे। आज का हमारा एक टॉपिक है कि इन दो सब्जेक्ट्स में, जो कि आपके एक मेजर सब्जेक्ट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और एक आपका माइनर सब्जेक्ट है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इन दोनों लॉस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बेसिकली आज मैं आपको एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि हाउ टू लुक टू दीज टू सब्जेक्ट्स। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं इन दो सब्जेक्ट्स को, ठीक है जी, किस तरीके से ये दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक हैं एंड सो ऑन। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो ये बेसिकली आपके लिए करता क्या है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक बहुत ही सिंपल से इलस्ट्रेशन के साथ। देखिए, दो पार्टीज हैं, एक है ए, एक है बी। इन दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जो ए है वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करेगा और बी जो है वो इसका प्राइस पे करेगा। ठीक है जी। इन शॉर्ट कि ए अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बी को बेच देगा और बी जो है प्राइस जो कि ए और बी ने डिसाइड किया है, विच इज बेसिकली योर कंसिडरेशन हियर, वो बी जो है ये कंसिडरेशन दे देगा। ठीक है जी। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कब करना है, तो एज पर टू द पार्टीज ये डिसाइड करते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को 10 दिन के बाद परफॉर्म करेंगे, जिस भी डेट को ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। लेकिन 4 दिन के बाद ही ए बी को कहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा और मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि ए यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट कर रहा है? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, यस, क्योंकि 6 दिन बाद तो और परफॉर्मेंस होनी थी और उससे पहले ही ए ने क्या कर दिया, मना कर दिया बी को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको अब नहीं बेच रहा हूं आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और जब हम ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इसका मतलब प्रपोजल वैलिड था, एक्सेप्टेंस वैलिड थी, कंसिडरेशन वैलिड थी, एग्रीमेंट वैलिड था, सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स वैलिड थे। तो इन शॉर्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बैकआउट कर दिया ए ने। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया अगर कोई एक पार्टी ब्रीच कर देती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि बी जो है अब ए पर सूट फाइल कर सकता है और सूट फाइल करने के बाद अब ए को क्या देनी होंगी, डैमेजेस देनी होंगी बी को। ठीक है जी। यही आपको जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है एक आप कह सकते हो कि रिलीफ देता है। तो वो क्या रिलीफ देता है कि आप डैमेजेस ले सकते हो। डन। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बी को ये प्रॉपर्टी दिला सकता है? ये जो प्रॉपर्टी है, क्या इस प्रॉपर्टी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बी को दिला सकता है? तो आंसर आएगा नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डैमेजेस दिला सकता है और वहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाता है, वहीं पे दरवाजे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बंद हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब बी को क्या मिला, डैमेजेस। तो क्या बी के साथ जस्टिस हो गया? अब ये तो बी के ऊपर है। अब बी ने डैमेजेस तो ले ली, लेकिन क्या बी यहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है? विच मींस कि अगर बी को ये प्रॉपर्टी भी मिल जाए और डैमेजेस भी मिल जाए तो क्या ये चेरी ऑन द केक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या ये सोने पे सुहागा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आंसर आता है कि बी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 दिला सकता है ये प्रॉपर्टी। विच मीन्स कि जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखते हैं, जो आपका सेक्शन 9 से लेके 25 है, वो आपको आंसर करता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है या नहीं हो सकती है। जब हम सेक्शन 10 की तरफ देखते हैं तो सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है शैल, इन शॉर्ट मैंडेटरी है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी ही होगी, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 16। तो अगर ये केस सेक्शन नंबर 11 क्लॉज 2 या सेक्शन नंबर 14 या 16 में फॉल करता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर ये एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करता है तो क्या बी इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने किया क्या? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने यह किया कि सेक्शन 2A में ऑब्लिगेशन को डिफाइन किया
ऑब्लिगेशन का मतलब कि एज पर टू द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की ड्यूटी क्या थी? पार्टीज की ड्यूटी थी कि ए को इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना था बी को, और बी को प्राइस पे करना था. दैट वाज द ऑब्लिगेशन एज पर टू माय एग्जांपल. यही ऑब्लिगेशन थी विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एज वेल. कैसे एनफोर्सेबल बाय लॉ थी? क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था. मैंने जब आपको ये एग्जांपल दिया तो मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, आपका प्रॉमिस, आपकी कंसिडरेशन, आपका एग्रीमेंट, आपका सेक्शन 10 सब कुछ वैलिड था. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, तो ऐसी ऑब्लिगेशन थी जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ थी. तो कॉन्ट्रैक्ट ने बी को क्या दिलाया? कॉन्ट्रैक्ट ने बी को दिलाया डैमेजेस. लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या दिला सकता है बी को? दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, विच मीन्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, कि अब ए को परफॉर्म ही करना पड़ेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट, और जस्टिस तो तभी होगा. विच मीन्स की जो स्टोरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अधूरी रह गई थी, उस स्टोरी को पूरा करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. तो जस्ट एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको देने की कोशिश की है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, कि जहां पे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड होता है वहां से आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट हो जाता है. और यहाँ पर एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट मैक्सिम भी आता है, वो मैक्सिम भी आप इस के साथ पढ़ सकते हो. दैट वाज उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. अब जब बी के हाथ में डैमेजेस हैं और हम ये कहते हैं उबी जस इबी रेमेडियम, कि आपको रेमेडी तो मिल गई ना, डैमेजेस मिल गई, बात खत्म, लेकिन बी कहे कि जस्टिस पूरा नहीं हुआ है, तो एक रियल इफेक्टिवनेस कौन देता है उबी जस इबी रेमेडियम जैसे मैक्सिम को? वो देता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. सो आई होप कि आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कि डैमेजेस एंड प्रॉपर्टी जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इजीली आप कर पाए होंगे. अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये भी क्लियर कर देता है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा रहे हो तो आप डैमेजेस नहीं ले सकते हो. आप डैमेजेस भी ले सकते हो और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकते हो. लेकिन इसी के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट वाले टॉपिक के बारे में भी बात कर लेते हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो तो आपको डैमेजेस छोड़नी पड़ेंगी? क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए. एंड द आंसर इज यस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दैट एज वेल. क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हो कि आप दोनों चीजें ले सकते हो, तो जब आप सेक्शन 3 को पढ़ते हो, ठीक है जी, तो सेक्शन 3 का जो क्लॉज ए है वही आपको राइट देता है. लेकिन सेक्शन 3 की हेडिंग पढ़िएगा जो कि क्या कहता है कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये कहीं पर लिखा हुआ है कि इस केस में आप डैमेजेस नहीं ले सकते हो अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराते हो, तो उन केसेस में आप डैमेजेस नहीं ले पाओगे. जैसे कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का आपको एक एग्जांपल दूं तो आप पढ़ सकते हो सेक्शन नंबर 12. जब सेक्शन नंबर 12 की आप बात करते हो तो सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 3 जब आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप पार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाते हो तो उन सर्कमस्टांसेस में फिर आपको अपना जो राइट है ऑफ द डैमेजेस वो क्या करना पड़ेगा? वो वेव ऑफ करना पड़ेगा. और वो अगर आप वेव ऑफ करते हो तो हम आपको जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन सर्कमस्टांसेस में करा सकते हैं. ठीक है जी. सो दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. Still, if you have any questions in your mind, you can write down in the comments and I'll answer accordingly.